आज का हमारा टॉपिक है द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि जीवन के जैविक सिद्धांत। हम जानते हैं जो साइकोलॉजी है वो एक कह लीजिए एक प्रोडक्ट है बायोलॉजी और फिलॉसफी का। जितने भी आपको साइकोलॉजी अगर समझनी है, उसको समझने के लिए पहले साइकोलॉजी के पीछे की बायोलॉजी समझना जरूरी है। आइए बात करते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी में जो कि इसने बायोलॉजी से लिया हुआ है। सबसे पहले आ जाता है न्यूरॉन्स, यानी कि जो कि हमारा नर्व सेल होता है उसे न्यूरॉन कहते हैं। अबाउट 100 मिलियन न्यूरॉन्स नर्व सेल्स इन द ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन में अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स हैव मेनी ऑफ द सेम फीचर्स एज अदर सेल्स और काफी तरह के सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो जो न्यूरॉन्स हैं उनके भी काफी सेल से एक तरीके से सिमिलर फीचर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, जिसे ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। कोई भी सेल है उसके जो इंटरनल पार्ट है जो उसके पूरी सेल की एक्टिविटीज को गवर्न करता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। साइटोप्लाज्म जो लिक्विड मैटर है सेल का, लिक्विड मैटर है जो सेल के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो कि एक सेल की कवरिंग होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये तीनों चीजें भी न्यूरॉन में पाई जाती हैं। व्हाट मेक्स न्यूरॉन्स यूनिक इज देयर शेप एंड फंक्शन। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो न्यूरॉन है, जो जिसको न्यूरॉन को अलग बनाता है वो चीजें हैं उसकी शेप और उनका फंक्शन। उनकी शेप और सेल से अलग होती है और उनका फंक्शन भी और सेल से अलग होता है। कैसे अलग होता है वो आइए हम बात करते हैं। न्यूरॉन जो है आप देख सकते हैं ये डायग्राम में कि कुछ इस तरह से न्यूरॉन दिखता है। तो सबसे पहला जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है? दे कैरी इंफॉर्मेशन टू द सेल बॉडी फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है, जो आप देख पा रहे हैं। इनका क्या काम है कि ये जो मैसेज है एक सेल बॉडी से दूसरी सेल बॉडी के लिए मैसेज ले जाने का काम करते हैं। फिर आती है सेल बॉडी, यानी कि सोमा, जिसे सेल बॉडी को सोमा कहा जाता है। तो सोमा क्या है? सोमा है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है यहाँ पे, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। जो बड़ा सा डॉट है इसको न्यूक्लियस कहते हैं और ये होता है सेल बॉडी यानी कि सोमा के अंदर। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है एक्सॉन। एक्सॉन कैरीज इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट सेल। एक्सॉन ये एक चेन की तरह का जो स्ट्रक्चर है ये एक्सॉन है और इसका काम होता है एक सेल से दूसरे सेल में जो यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन को कैरी कर पाना, यानी कि पूरी सेल बॉडी में इंफॉर्मेशन को कैरी करना एक्सॉन का काम होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ इंसुलेट्स द एक्सॉन एंड स्पीड्स अप द न्यूरल इम्पल्स। तो जो माइलिन होता है वो एक तरीके से कह लीजिए एक्सॉन की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसका काम होता है एक्सॉन को प्रोटेक्ट करना और जो मैसेज ट्रैवल हो रहा है उस मैसेज को और जल्दी से स्पीड अप कर पाना। देख सकते हैं और क्लियरली देखेंगे इधर कि क्या एक्सॉन है और ये माइलिन शीथ है। ये जो सॉसेजेस जैसा कवर आपको दिख रहा है ये माइलिन शीथ है। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या क्या होते हैं जी। न्यूरॉन्स होते हैं, हम जान चुके हैं न्यूरॉन क्या होता है, नर्व सेल होता है। और इनके कितने टाइप्स होते हैं? तो न्यूरॉन के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो जिनका काम होता है टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी सिस्टम टू द ब्रेन, यानी कि सेंसरी सिस्टम से ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। इन्हें एफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफेरेंट न्यूरॉन। इसे आप याद कैसे रख सकते हैं? एफेरेंट वर्ड आया है इफेक्ट से, इंग्लिश का वर्ड है इफेक्ट, तो इसको इससे याद कर सकते हैं। इफेक्ट होता है कि किसी चीज का आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। फिर आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू द मसल एंड ग्लैंड्स, यानी कि ब्रेन से एक तरीके से मान लीजिए इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जहां भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको इफेरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये वर्ड आया है इफेक्ट से। ये जो चीजें हैं ये आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं। इंटरन्यूरॉन क्या होते हैं? कैरी इंफॉर्मेशन बिटवीन अदर न्यूरॉन्स। बाकी के जो न्यूरॉन हैं उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन, जो एक तरह से कनेक्टर्स हो जाते हैं, वो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं।
फिर आ जाते हैं आपके ग्लियल सेल्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे। आप जानते हैं हमारा जो ब्रेन है वो 2 सेल्स से बना हुआ है। हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स से बना हुआ है। तो ग्लियल सेल्स क्या है? सेल्स दैट इंसुलेट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। सो इनका काम है इंसुलेशन एंड सपोर्टिंग न्यूरॉन्स, क्रिएट द माइलिन शीथ। तो ये वाले जो सेल्स हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइलिन शीथ किसकी बनी होती है, तो माइलिन शीथ जो है वो ग्लियल सेल्स से बनी होती है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। एक सेल का जो वेस्ट होता है, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारा भी तो कुछ बॉडी में वेस्ट जनरेट होता है, इसी तरीके से जो सेल है उसकी बॉडी में भी जो वेस्ट है वो जनरेट होता है, और इसका जो काम होता है उस वेस्ट को बाहर निकालना होता है। प्रोवाइड नरिशमेंट, यानी कि एक सेल को पोषण देना, कि हमें जैसे फूड जो है हमें एनर्जी देता है, नरिशमेंट देता है, उसी तरीके से जो ग्लियल सेल्स होते हैं वो एक सेल को नरिशमेंट देते हैं। फिर आ जाता है प्रिवेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम एंटरिंग द ब्रेन। तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हमारे ब्रेन के लिए, कई सारे ड्रग्स होते हैं, कई सारे ड्रग्स में, कई सारे फूड्स में ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो जो ग्लियल सेल्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं ऐसे सब्सटेंस को हमारे ब्रेन में जाने से। नेक्स्ट आ जाता है द न्यूरल इम्पल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि किस तरीके से हम जानते हैं जो हमारी बॉडी है, हमारी जो नर्व्स हैं, उनमें जो मैसेज कैरी होता है वो कैरी होता है इम्पल्स की फॉर्म में, या एक तरीके से मोर स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स की फॉर्म में। सो हमारा इलेक्ट्रिकल भी होता है सिग्नल और केमिकल भी होता है। तो इलेक्ट्रिकल होती है इम्पल्स और केमिकल होते हैं एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर, अगर कहा जाए। ये चीज क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, सबसे पहले एक सेल का होता है रेस्टिंग पोटेंशियल। तो अगर हम बात करें रेस्टिंग पोटेंशियल है क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल है एट द रेस्ट देयर आर मोर नेगेटिव आयंस इनसाइड द न्यूरॉन्स कंपेयर्ड विद द आउटसाइड। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं एज कंपेयर टू आउटसाइड। जो आउटसाइड में, ये आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर है वो सिग्निफाई कर रहा है नेगेटिवली चार्ज आयंस, जो कि बेसिकली बात करें तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं सोडियम आयंस, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और पोटेशियम आयंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सो व्हेन अ पॉइंट ऑन द सेमी permeable neural membrane is adequately stimulated by an incoming message, the membrane opens at the point and positively charged ions flow in। तो एक चीज समझने वाली है कि इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल से हमारा क्या मतलब है, जो कि एक सेलेक्टिवली आवाजाही एक चीज की परमिट करे, उसे सेमी परमिएबल कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है, हम ये रेस्टिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। ये क्या है, जिसमें जो अंदर है, सेल के अंदर होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस और सेल के बाहर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, जब जो सेल होता है, न्यूरॉन होता है, वो रेडी होता है फायर करने के लिए, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन खुल जाता है और ये बाहर से अपने जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है उन्हें अंदर आने देता है और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को बाहर भेज देता है। द प्रोसेस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन, क्रिएटिंग द न्यूरल इम्पल्स दैट ट्रेवल्स डाउन द एक्सॉन, कॉजिंग द न्यूरॉन टू फायर। तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे भी जैसे आप देख रहे हो कि ये सारी जो चीज होती है ये थ्रू आउट उस पूरे चेन जैसे स्ट्रक्चर में होती है, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, और इसी वजह से जो न्यूरॉन की जो फायरिंग होती है वो पॉसिबल हो पाती है। इसके बाद देखते हैं हम आयंस क्या होता है। आयंस चार्ज मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया कौन से थे, नेगेटिवली चार्ज थे सोडियम आयंस और पॉजिटिवली चार्ज थे पोटेशियम आयंस। सो फिर बाद में आता है रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, व्हेन मोर नेगेटिव आयंस आर इनसाइड द न्यूरॉन एंड देन आउटसाइड, यानी कि जब न्यूरॉन के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं और बाहर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। सो इसका चार्ज क्या होता है, इसका जो अप्रोक्सीमेट चार्ज होता है वो होता है -70 माइक्रोवोल्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो न्यूरॉन है उसका रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो वो होता है -70 माइक्रोवोल्ट।
फिर आता है आपका न्यूरॉन इज नॉट ट्रांसमिटिंग एनी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो आपका न्यूरॉन है वो कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उसे ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आगे नहीं पहुंचा रहा है। वो लोडेड है लेकिन वो रेस्ट कर रहा है अभी, इसलिए इसे रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन व्हेन द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द सेल्स मूव्स अवे फ्रॉम जीरो। सो पोलर्स का हम जानते हैं कि पोल्स का मतलब होता है ध्रुव, चीजों के ध्रुव। जैसे ये अगर मैग्नेट है तो एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और यहाँ पे जीरो होता है। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है व्हेन द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द सेल्स मूव्स अवे फ्रॉम जीरो, मतलब जीरो से अलग जा रहा है। डिपोलराइजेशन क्या होता है? व्हेन द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द सेल मूव्स टुवर्ड जीरो, यानी कि ऐसे और ऐसे जा रहा है तो ये क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया। और ऐसे आ रहा है तो ये क्या हो गया? ये डिपोलराइजेशन हो गया। फिर है न्यूरल इम्पल्स में एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल होता है सडन मैसिव चेंज इन चार्ज इन द न्यूरॉन, यानी कि जब न्यूरॉन फायर करने के लिए रेडी होता है तो ये वाला प्रोसेस हो जाता है। सेमी परमिएबल जो लेयर होती है वो पॉजिटिव आयंस को अंदर आने देती है और नेगेटिव आयंस को बाहर भेज देती है, जिसकी वजह से जो हमारा न्यूरॉन है वो फायर करने के लिए पॉसिबल हो पाता है। अकर्स व्हेन डीपोलराइजेशन रीचेस द थ्रेशहोल्ड ऑफ एक्साइटेशन, यानी कि जब भी जो या इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हो डीपोलराइजेशन जब भी थ्रेशहोल्ड पे पहुंच जाता है तो हमारा क्या होने लगता है? एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयंस फ्लो अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो जो आयंस हैं वो पूरे सेल मेम्ब्रेन में फ्लो करते रहते हैं। ये क्लियर है? उसके बाद द न्यूरल इम्पल्स में ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेडेड पोटेंशियल होता है सब थ्रेशहोल्ड ऑफ डीपोलराइजेशन। मेनी सब थ्रेशहोल्ड डीपोलराइजेशन आर एडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस एन एक्शन पोटेंशियल, अ प्रोसेस नोन एज समेशन। जैसे ये प्रोसेस क्या है? समेशन क्या है? समेशन इज द प्रोसेस वेयर मेनी सब थ्रेशहोल्ड डीपोलराइजेशन आर एडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस एन एक्शन पोटेंशियल। तो एक ही डीपोलराइजेशन से एक एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन फायर नहीं कर देगा, बहुत सारे डीपोलराइजेशन होना पड़ेगा, उनको ग्रुप होना पड़ेगा, और तभी जो एक न्यूरॉन है वो फायर करने के लिए केपेबल हो पाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है जो न्यूरॉन है वो काम करता है ऑल और नन पोटेंशियल पे, प्रिंसिपल पे। सो ऑल और नन लॉ या ऑल और नन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि न्यूरॉन या तो पूरा ही फायर करेगा या बिल्कुल फायर नहीं करेगा। अ न्यूरॉन ईदर फायर्स और इट डज नॉट, सो देयर इज नो इन बिटवीन, कुछ बीच में नहीं होता है। व्हेन इट डज फायर इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस एन इम्पल्स ऑफ द सेम स्ट्रेंथ, यानी कि वो हर बार जब भी वो फायर करेगा सेम स्ट्रेंथ सेम इंटेंसिटी से फायर करेगा। इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस इज कोडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। वही चीज है कि जितनी बार भी जो इंटेंसिटी है, जो उसकी फायरिंग की स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कभी एक बार वेरी स्ट्रांगली कर दिया अगली बार थोड़ा सा वीकर कर दिया, या ऐसा भी नहीं होगा कि जो मैसेज है पूरा फायर नहीं करा और थोड़ा सा अपने पास रख लिया, ऐसा नहीं होगा। या तो मैसेज पूरा फायर होगा या बिल्कुल फायर होगा ही नहीं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है अ पीरियड इमीडिएटली आफ्टर एक्शन पोटेंशियल व्हेन अनदर एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट अकर। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड उसे कहते हैं जो ये वाला पीरियड है, मतलब कि न्यूरॉन फायर कर चुका है और अब वो केपेबल ही नहीं है दूसरी फायरिंग करने के। रिलेटिव रिफ्रैक्टिविटी पीरियड क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है पीरियड फॉलोइंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड व्हेन न्यूरॉन विल ओनली रिस्पॉन्ड टू अ स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल इम्पल्स, यानी कि ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये इमीडिएट बाद आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के, यानी कि न्यूरॉन तभी फायर करेगा जब जो स्टिमुलस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वरना वो फायर नहीं करेगा। इसे रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। अब आ जाता है साइनेप्स। साइनेप्स क्या है? साइनेप्टिक स्पेस और साइनेप्टिक क्लेफ्ट, टाइनी गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स। अब जैसा आप देख चुके हैं
कि अगर मान लिया जाए कि ये जो है एक न्यूरॉन का डायग्राम है और ये वाले जो टर्मिनल बटन्स हैं एक न्यूरॉन के, ये किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिल रहे होंगे, तो ये जो है कभी भी इस तरह से इंटरडिजिटेट नहीं होते हैं, बल्कि इस तरह से मिलते हैं। तो इनके बीच में जो ये छोटी सी जगह रह जाती है, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। टर्मिनल बटन क्या होता है? टर्मिनल बटन होता है एनलार्ज एरिया एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, यानी कि ये जो होते हैं यहाँ पे एनलार्ज एरिया होता है, इनको कहा जाता है टर्मिनल बटन्स। साइनेप्स इज कंपोज्ड ऑफ टर्मिनल बटन ऑफ वन न्यूरॉन एंड साइनेप्टिक स्पेस एंड द डेंड्राइट और सेल बॉडी ऑफ द रिसीविंग न्यूरॉन। तो ये चीज क्या है कि एक जो न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स हैं वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जाके अटैच होते हैं। ट्रांसमिशन बिटवीन द न्यूरॉन्स, कि न्यूरॉन्स में किस तरीके से जो ट्रांसमिशन है या जो मैसेज का एक्सचेंज है वो टेक प्लेस करता है, वो उसके बारे में। तो न्यूरॉन्स के बीच में जो मैसेज एक्सचेंज होता है उसमें जो ये तीन स्ट्रक्चर, ये जो तीन चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आ जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। सो साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या होते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं सैक्स एंड टर्मिनल बटन्स दैट रिलीज केमिकल्स इनटू साइनेप्टिक स्पेस, यानी कि सैक्स मतलब एक थैली जैसे एक तरीके से मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो न्यूरॉन है वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और इसको ही यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। तो ये टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक टर्मिनल बटन में होते हैं और ये केमिकल रिलीज कर देते हैं साइनेप्टिक स्पेस में। इसे साइनेप्टिक स्पेस कहा जाता है, जो कि ये अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है इन केमिकल्स को, ये केमिकल्स रिलीज करते हैं इस स्पेस में और फिर ये जो दूसरा न्यूरॉन है वो इन केमिकल्स को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स रिलीज बाय साइनेप्टिक वेसिकल्स, जो कि मैं बता चुकी हूँ। रिसेप्टर साइट्स क्या है? लोकेशन ऑन द रिसेप्टर न्यूरॉन फॉर स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो है यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये रिसेप्टर साइट्स हैं, यानी कि हर सेल की, इसकी मान लीजिए हर न्यूरोट्रांसमीटर की एक स्पेसिफिक जगह होती है बैठने की। ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर कहीं भी जाके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। इनके अपने लोकेशंस होते हैं जहां पे ये बैठ सकते हैं। सो हर कोई न्यूरोट्रांसमीटर अपनी लोकेशन देख के वहां पे फिट हो जाता है। ये प्रिंसिपल को कहते हैं लॉक एंड की प्रिंसिपल। लॉक एंड की प्रिंसिपल्स की ये एक तरीके से तभी बाइंड होता है एक तरीके से किसी को किसी चीज में बंध जाना, ये तभी एक तरीके से बाइंड होगा जब इसका वाला न्यूरोट्रांसमीटर इसमें आके रेस्ट करेगा। सो सम वेल नोन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो कौन से होते हैं? एसिटाइल क्लोरीन, जिसे ACH कहा जाता है, एसिटाइल कोलाइन। तो इसका क्या काम है? इट इज रिलीज्ड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब जहां पे नर्व या न्यूरॉन और मसल मिलते हैं, जहां पे एक ऐसी जगह, एक्चुअली आप जानते हैं हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं वो हार्मनी में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो हमारा हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से रिलेटेड है। तो जहां पे हमारी जो नर्व्स हैं वो हमारी मसल्स से मिलती हैं, उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अराउजल एंड अटेंशन। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है? अराउजल और अटेंशन में। ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। लॉस ऑफ ACH प्रोड्यूसिंग सेल्स इज लिंक टू अल्जाइमर्स डिसीज। इसी वजह से जो अल्जाइमर्स डिसीज का भी जो कोरिलेशन पाया गया है वो एसिटाइल कोलाइन से पाया गया है। सो क्या क्या चीजें हैं? ये अराउजल और अटेंशन को गवर्न करता है और अल्जाइमर्स डिसीज में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। डोपामाइन अफेक्ट्स न्यूरॉन्स एसोसिएटेड विद वॉलंटरी मूवमेंट, यानी कि ये उन न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है, उन न्यूरॉन्स को प्रभाव डालता है जो एसोसिएट होते हैं वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट मतलब एनीथिंग अदर देन रिफ्लेक्सेस। सो वॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में होती है, हाथ कैसे चलाना है, पैर कैसे चलाना है, चलना है नहीं चलना है, वॉकिंग, सिटिंग, ये हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स है। इट प्लेज अ रोल इन लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशंस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है लर्निंग, मेमोरी और इमोशंस में। लॉस ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स कॉजेस सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिसीज।
सुनने में पार्किंसंस और एल्जाइमर्स जो हैं एक जैसे लगे हैं, कई कॉमन सिम्टम्स भी हैं, लेकिन फर्क यहाँ पे आ जाता है। एल्जाइमर्स में एसिटाइल कोलाइन का इफेक्ट करता है और पार्किंसंस डिसीज में डोपामाइन इफेक्ट करता है। सेरोटोनिन फाउंड थ्रू आउट द ब्रेन, तो सेरोटोनिन जो है वो थ्रू आउट द ब्रेन पाया जाता है, मतलब पूरे ब्रेन में पाया जाता है, सिर्फ एक जगह कोई स्पेसिफाइड नहीं है। अपीयर्स टू सेट्स एन इमोशनल टोन, ये एक हमारी इमोशनल टोन को सेट करता है। और लो सेरोटोनिन लेवल्स आर इम्प्लीकेटेड इन डिप्रेशन, तो जिसका भी सेरोटोनिन लेवल लो हो जाएगा वो डिप्रेशन से ग्रस्त होगा। एंडोर्फिन्स रिड्यूस पेन बाय इनहिबिटिंग टर्निंग डाउन न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट पेन इंफॉर्मेशन, तो एंडोर्फिन्स का जो रोल होता है वो किसमें होता है, वो पेन परसेप्शन या पेन में होता है। तो ये क्या करते हैं कि ये इनहिबिट कर देते हैं उन न्यूरॉन्स को जो कि पेन वाली इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती हैं। अब साइकोफार्माकोलॉजी है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड है, बायोलॉजिकल बेसिस की भी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की भी, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं, देखिए साइको मतलब रिलेटेड टू साइकोलॉजी, फार्माकोलॉजी दैट मीन्स कि रिलेटेड टू मेडिसिन, कि किस तरीके से हम जो मेडिसिन हैं वो कैसे हमें हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करती हैं। मोस्ट साइको एक्टिव ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स वर्क बाय ब्लॉकिंग और एनहांसिंग साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, साइकोएक्टिव ड्रग्स यानी कि जो हमें हमारी साइकी पे वर्क करते हैं एक तरीके से, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जिनको लिया जाता है, तो या तो ये ब्लॉक करते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को, या ये एनहांस करते हैं, या तो रोकते हैं या ये उसका काम और बढ़ा देते हैं। ऐसा ही है एक बोटुलिज्म, सो ब्लॉक्स रिलीज ऑफ ACH जो हमने पीछे पढ़ा था एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कॉजिंग पैरालिसिस। तो बोटुलिज्म क्या करता है कि ये करता है कि न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है वहां पे ब्लॉक कर देता है ACH की एक्टिविटी, जिसकी वजह से पैरालिसिस या लकवा या एक तरीके से कह लीजिए एक पूरी जो बॉडी है उसको लकवा मार जाता है, या जिस भी एरिया जो स्पेसिफाइड एरिया वो पैरालाइज्ड हो जाता है, वॉलंटरी मूवमेंट उसको उसमें नहीं हो सकती। बोटॉक्स इज ब्यूटिलिज्म टॉक्सिन यूज्ड टू प्रिवेंट फेशियल मसल्स फ्रॉम मेकिंग रिंकल्स। आपने बहुत सुना होगा बोटॉक्स फेशियल के बारे में, या जो एक्ट्रेसेस वगैरह बहुत बोटॉक्स कराती हैं। तो बोटॉक्स है क्या? बोटॉक्स एक तरीके का बोट्यूलिज्म ही है, जो कि ये फेशियल मसल्स को सैगिंग से या रिंकल्स से बचाने के लिए यूज होता है। बोटॉक्स को इंजेक्ट करा जाता है फेस में इंजेक्शन के थ्रू। दूसरा है क्यूरारे, क्यूरारे कैन स्टन और किल प्रे क्विकली, ब्लॉक्स ACH रिसेप्टर कॉजिंग पैरालिसिस, ये भी यही काम करते क्यूरारे। क्यूरारे काफी जो हमारे जो काफी सारे इंसेक्ट्स है उनके डंक में पाया जाता है, उनकी स्टिंग में पाया जाता है। तो ये क्या कर देता है, ये एक तरीके से कहें तो जो प्रे है या जिसको भी ये डाला जाए, जिसमें भी ये डाला जाए, उसको एक तरीके से ब्लॉक कर देता है और वो इस तरीके से नहीं एक्ट कर पाता और वो एक में पैरालाइज्ड होके रह जाता। फिर उसके बाद आ जाता है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। ये क्या करती हैं, ब्लॉक डोपामाइन रिसेप्टर्स, ये डोपामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं एंड रिड्यूसेस स्किज़ोफ्रेनिक हैलुसिनेशन। तो स्किज़ोफ्रेनिया में जो हैलुसिनेशंस होते हैं उनको ये रिड्यूस करती हैं, कम करती है। कैफीन इंक्रीजेस द रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बाय ब्लॉकिंग द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एडेनोसाइन। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत सारे होते हैं, इसका क्या काम है, जो कैफीन है इट इंक्रीजेस द रिलीज ऑफ एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमें अवेक रखते हैं, जो हमें अराउज्ड रखते हैं, उसको ये इंक्रीज करता है और ब्लॉक करता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जिसको जो एडेनोसाइन होता है उसको, उसकी एक्टिविटी को ये ब्लॉक करता है। नेक्स्ट आ जाता है कोकेन। कोकेन का क्या काम है, कोकेन प्रिवेंट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ डोपामाइन, ये डोपामाइन का जो रीएब्जॉर्प्शन है उसे प्रिवेंट करता है और लीड्स टू हाइटेंड अराउजल ऑफ एंटायर नर्वस सिस्टम। तो ये हाइटेंड अराउजल है, इसे पार्टी ड्रग कहा जाता है। तो इसको काफी आपने देखा होगा जो फिल्म्स वगैरह में भी दिखाते हैं, स्नॉटिंग के थ्रू लोग लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसका क्या काम है, ये रीएब्जॉर्प्शन डोपामाइन की जो हैप्पीनेस हार्मोन है उसकी
एब्जॉर्प्शन है उसको ये प्रिवेंट करता है, रीएब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है, और जो अराउजल है उसको हाइटन कर देता है और इनहांस कर देता है, जिसकी वजह से फील गुड वाली फीलिंग आती है।